जरा सोचिए, एक पार्टी हो रही है, डीजे की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही है और आप अपने घर में बैठे हैं। अचानक आपको चक्कर आने लगता है, उल्टियां शुरू हो जाती हैं और फिर अस्पताल में आपको यह बताया जाता है कि डीजे की तेज आवाज ने आपके दिमाग में क्लॉटिंग कर दी है। ये सुनकर आप चौंक गए, है ना? लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रहने वाले एक शख्स को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। पहले तो लगा कि शायद खराब खाना खा लिया होगा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे तुरंत अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब सरकारी जिला अस्पताल में उसका सीटी स्कैन करवाया गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। शख्स के दिमाग के पिछले हिस्से में एक नस फट चुकी थी और वहां खून जमा हो गया था। आमतौर पर ऐसा हाई ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े के कारण होता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस शख्स को न कभी हाई बीपी की शिकायत थी और न ही वो किसी हादसे का शिकार हुआ था। तो फिर आखिर क्यों और कैसे हुआ ब्रेन हैमरेज? जब डॉक्टर ने उस शख्स के परिवार से बात की तो पता चला कि जिस वक्त उसे चक्कर और उल्टियां महसूस हुई तब उसके घर के पास एक डीजे बहुत जोर से बज रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कहा गया शायद यही उस खतरनाक ब्लड क्लॉटिंग की वजह बनी। इस पर एनडीटीवी ने एशियन हॉस्पिटल के ईएनटी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट और हेड डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया से बात की। क्या लाउड म्यूजिक या साउंड से सुनने की समस्या या ब्रेन हेमरेज जैसी दिक्कत हो सकती है? लाउड म्यूजिक का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है? हियरिंग लॉस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गैजेट्स का वॉल्यूम लेवल कितना रखना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब में सुनिए डॉक्टर ब्रजपुरिया ने क्या कहा। ये रिक्रिएशनल म्यूजिक है, डीजे की आवाज़ होगी, इसमें अगर हम पास में जाएंगे तो हमारी सुनाई देने में कमी होती ही है। नॉर्मली ये टेम्परेरी होती है। नॉर्मली हम ज़्यादा देर रहें यदि डीजे के सामने तो हमारे कान में सीटीसी बजने लगती है, कि रिंगिंग साउंड होने लगती है और थोड़ा सा में मफल्ड वॉइस होने लगती है, सुनाई देने में कमी आती है, जो ओवर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में नॉर्मली ठीक हो जाती है। यदि हम बार बार उस डीजे की साउंड्स के सामने जा रहे हैं, रिक्रिएशनल म्यूजिक के सामने जा रहे हैं, तो फिर ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये परमानेंट चेंजेस में कन्वर्ट होती जाती है। जहाँ तक ब्रेन हेमरेज का है तो डायरेक्टली ऐसा कोई कॉज है नहीं कि आप डीजे के सामने गए और ब्रेन हेमरेज हो गया। जो हो सकता है वो है कि यदि डीजे के सामने जाने से पेशेंट की या उस व्यक्ति की सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई हो, जिसकी वजह से इसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया हो। ब्रेन हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है बीपी शूट करना। ब्लड प्रेशर यदि एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो हेमरेज हो सकता है। तो यही कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हुआ हो। ब्रेन हेमरेज की वजह से ही उसके अचानक से चक्कर आना, वॉमिटिंग आना और सुनाई देने में कमी हो जाना ये हुई हो। यही एक प्रोबेबल रीजन लग रहा है। ये दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, जैसे कि हम एक रफली मान के चलते कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे 55 डेसिबल का शोर होता है। नॉर्मली हमें 70 डेसिबल्स के आसपास रहना चाहिए। यदि उसके ऊपर हम लगातार रहते हैं तो फिर हमारे हेल्थ को डैमेज होता है। 90 डेसिबल तक हमें ज़्यादा कोई लॉस होता नहीं है। 90 डेसिबल्स के ऊपर का अगर साउंड हमारे चारों तरफ है तो फिर हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे इफेक्ट करता है। जैसे कि हम दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं, तो 90 डेसिबल्स के ज़्यादा का साउंड तो हमेशा ही रहता है। जैसे कि हम क्रिकेट मैच वगैरह देखने जाएं, किसी भी स्टेडियम में जाएं, तो 120 टू 130 के बीच में है उस समय डेसिबल साउंड रहता ही है वहाँ पर। तो ये हमारे इफेक्ट तो कर रहा है, फिजिकली भी कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है। मेंटली में हमारा ये होता है कि थोड़ा सा लाइट हेडेडनेस हो जाए, हमारा मेंटल क्लाउडिंग हो जाए, हमारी कंसंट्रेशन की डेफिशिएंसी हो जाए। इन सब का डायरेक्टली इफेक्ट ये होता है कि हमारा बीपी थोड़ा सा सूटअप करता है, हमारा थोड़ा सा कार्डियक स्ट्रेस होता है। तो ये वेल नोन फैक्टर्स हैं कि हमारा जो नॉइस पोल्यूशन है, जो रिक्रिएशनल म्यूजिक भी हो, यदि हम लंबे समय तक सुनेंगे तो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से करेगा। और जहाँ तक इसकी बात है तो हमें जनरली जो हमारे गैजेट्स हैं, रिक्रिएशनल म्यूजिक में यदि हम डीजे वगैरह में जाते हैं, यदि कंसर्ट में जाते हैं, वहाँ पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो हमारे पर्सनल गैजेट्स हैं उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें 60% से ज़्यादा का वॉल्यूम नहीं करना चाहिए और 1 घंटे से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए इस गैजेट्स को। कि जो कॉल सेंटर्स में है जिनको 24 आवर्स मतलब मोस्टली 6 to 8 आवर्स बात करनी है, उनका हियरिंग लॉस होता है, सुनाई देने में परमानेंट डैमेज होता है और ऐसे लोगों को फिर अपना जॉब भी चेंज करना पड़ता है, हियरिंग एड भी लगानी पड़ती है। तो ये फैक्टर तो है। अब जहाँ तक मोबाइल और ईयरफोन और ईयर प्लग वाली बात है, तो मोबाइल का तो रेडिएशन है, हम डायरेक्टली मोबाइल को अपने बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए। नॉर्मली हमें 6 इंच to 1 फीट की डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमारे पास ईयर प्लग या ईयरफोन ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं।
लेकिन वही है कि आपको 60% से ज़्यादा वॉल्यूम और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों में, हमारे घुटनों में फटीग होती है और हमें दर्द होता है, हमें मालूम चल जाता है कि हम नहीं चल सकते, वहाँ तो हम रुक जाते हैं। लेकिन कानों में जब हमारे भारीपन होता है, कानों में थोड़ा सा सीटी सी बजती है, वहाँ हम रुकते नहीं, वहाँ हम सुनते जाते हैं। तो यही फैक्टर्स होते हैं कि बार बार ये वाली होगी तो हम परमानेंट डैमेज की तरफ जाएंगे। हम नॉइज को एक लेवल से ज़्यादा लेंगे, लंबे समय तक सुनेंगे, टेम्परेरी डैमेज होगा, टेम्परेरी डैमेज बार बार होगा तो वो परमानेंट की तरफ जाएगा। ये नॉन फैक्टर है। ऐसे में हमें प्योर ऑडियोमेट्री होती है, ये हमें बीच बीच में कराते रहना चाहिए। नॉर्मली हम 40 ईयर्स से ऊपर के लोग हों या फिर कुछ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो, किडनी की, लीवर की या दूसरी हो, तो 40 ईयर्स के ऊपर रिकमेंड करते हैं कि आपको करानी चाहिए। 60 ईयर्स के बाद हम हर साल बोलते हैं। लेकिन जो लोग कॉल सेंटर्स में हैं, जिनके मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है, रिक्रिएशनल म्यूजिक में है, तो उनको भी अपनी प्योर ऑडियोमेट्री कानों की सुनाई देने का चेक हर साल कराते रहना चाहिए, जिससे हमें मालूम चल सके कि वो हमारे कानों को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अचानक से किसी के सुनाई देने के खत्म हो जाना, कानों में सीटी बजना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, बिस्तर से नहीं उठ पाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, सिर दर्द होना, ये बहुत कॉमन तो नहीं लेकिन अनकॉमन भी नहीं है। हम नॉर्मली ये पेशेंट्स देखते रहते हैं और हमारे पास आते रहते हैं। 50% से ज़्यादा % केसेस इस समय ट्रीट हो जाते हैं, इनके रिकवर कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि अब नॉइज़ पे तो हम बता ही चुके हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सर्दी जुकाम हमारा ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। यदि हमें सर्दी जुकाम 3-4 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हमारा गला खराब है, हमें जुकाम है, तो एयर ट्रेवल या हिल्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जैसा कि इस केस में हुआ था कि उस समय आप एयर ट्रेवल करोगे तो आपका जो नीचे का इन्फेक्शन है, जो नोज का है, जो थ्रोट का है, वो असेंड कर सकता है ईयर की तरफ, और ईयर में यदि इन्फेक्शन गया तो फिर ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं कि सुनाई देने में कमी हो, चक्कर आ जाए आपको। तो ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए। एयर ट्रेवल हमें या तो अवॉइड करनी चाहिए या फिर हमें एडिक्वेट टाइम तक ट्रीटमेंट लेने के बाद एयर ट्रेवल करनी चाहिए।